स्वागत है आपको इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात कर रहे थे। इसके बाद क्योंकि इंटरनेट का भी आगमन हो गया था तो थर्ड वेव फाउंडेशन वेबसाइट बनाई गई जो एक्सप्लेन करती है बाकायदा कि कैसे इनइक्वालिटीज़ को हम औरतों को कॉम्बैट करना चाहिए, और जिसके रिजल्ट के अंदर एज से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इकोनॉमिक स्टेटस और लेवल ऑफ एजुकेशन, इन सब चीज़ों से औरतों को आगे निकलना है इन सब क्षेत्रों में। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यंग वीमेन की बात ज़्यादा हुई थी थर्ड वेव फेमिनिज्म में, ये हम कल ही बात कर चुके हैं। और ये थर्ड वेव ने बिल्ड किया एक फाउंडेशन के रूप में, और सोशल एक्टिविज़म हुआ अराउंड द कंट्री, और जिसको पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थर्ड वेव ने फेस करी, पर्टिकुलरली जो कि रिवाइव करती है सेकेंड वेव को ही। और कि कुछ हो नहीं रहा था, लोग समझ रहे थे, डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, लेकिन आपको बहुत कड़े एफर्ट लेने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है कि कैसे चेंजेस लाए गए। और ये चेंज जो है वो पॉलिटिकली हो पाएगा, क्योंकि जब तक जो पावर है वो ऊपर से नहीं आती, चीज़ नहीं आता, तो कैसे चेंज करेंगे। और यहाँ पे ही नैन्सी फ्रेजर ने कहा कि काउंटर पब्लिक फ्रेजेस लाने पड़ेंगे, काउंटर पब्लिक स्फेयर्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो चीज़ जो लोग औरतों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको काउंटर करना पड़ेगा। खाली सोच में या खाली बोलने से आप महिलाओं को कभी आगे नहीं ला पाएंगे। उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग लानी है, रैशनैलिटी को, चेंज को कोशिश करनी है बढ़ाने की। बार बार इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुए, थर्ड वेवर्स को बार बार कहा गया, जैसे कि क्यूर थ्योरी है, कल्चर स्टडीज़ है, इनको इनकरेट किया गया। कैसे किया, ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया, मेकअप वेयर करके और एक्नॉलेज करके कि ब्यूटी कल्चर में, और क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और सेकेंड वेवर्स जो आर्ग्यू करते थे कि पर्सनल पॉलिटिक्स हो रही है, और थर्ड वेवर्स वो आर्ग्यू कर रहे थे कि ये प्लेजरेबल हो रहा था पॉलिटिक्स के अंदर, खाली कोई मीनिंगलेस हो रहा था ये टोटली, जबकि हमको मीनिंगफुल होना चाहिए। और थर्ड वेव की इन्फ्लुएंस को जो है एंटरटेनमेंट के रूप में लिया जा रहा था। और इसके अंदर बात आती है बेल हुक्स की, और राइटर्स लाइक सूजन फालूदी, इनने इसको हाईलाइट किया और बात करी। यहाँ तक कि मत भूलिए, बेल हुक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, और वो की फिगर रही जो थर्ड वेव को लेके गई। उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था एंटरटेनमेंट फॉर्म्स के अंदर, जो कि पॉलिटिकली नहीं था, बल्कि उन्होंने खास उजागर किया इसके अंदर रेस, ग्लोबलाइजेशन और डिज़ायर फॉर टू यंग वुमेन टुडे, कि कैसे औरतों को जो है, यंग वुमेन को हक मिलने चाहिए। और थर्ड वेवर्स जो हैं, थर्ड वेव के जो लोग हैं, उनको बार बार इम्पोर्टेंस दी गई कि सेकंड वेव को ही आगे बढ़ाना है। खाली एक वाइट वुमेन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, छोटी आप ना रखें सोच, सभी महिलाओं के हक की बात होनी चाहिए, जो कि मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म की बात करते हैं। और हुक्स और फालूदी ने यही चीज़ को आगे बढ़ाया। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया गया थर्ड वेवर्स में। इसको खाली पॉलिटिक्स ना लेके जाए, पॉलिटिकल स्ट्रगल ही ना बनाई जाए, और ट्रेडिशन से जोड़ने की कोशिश करी गई अमेरिकन फेमिनिस्ट मूवमेंट को। और थर्ड वेव्स के अंदर फिर विमेंस म्यूजिशियंस भी आने लग गए। इसके अंदर आती हैं एनी, टोरी, मिसी, और इन सब ने वॉइस किया कि क्यों हर बार जो है सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करी जाती है, और म्यूज़िक फेस्टिवल में इसको कंसिडर किया गया। इसके बाद प्रो पोर्नोग्राफी हुआ कि ना वुमेन राइट की हर जगह बात होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है सेक्स वर्कर्स की, कि क्यों औरतों को जो है इसके बारे में क्लियरली बताया नहीं जाता, जबकि ये हर जगह इलीगल है ऑलमोस्ट इन द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद जी सेकंड फेमिनिज्म तक ये बात नहीं आ पाई, तो इसको भी उजागर किया गया। फाइनली अब बात इशू की आती है कि इसको ग्लोबल इशू बनाया जाए। बीजिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करी गई, यानी कि चाइना जहाँ पे ह्यूमन राइट्स तक की कोई पहुँच नहीं है, वहाँ तक इसको ले जाया गया, और कल्चर में पुट किया गया कि अगर औरतों के हक की बात नहीं करी गई तो पूरे वर्ल्ड रिस्क में आ जाएगा।
और ये फेनोमेना को बढ़ाया गया। और उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हुई मैसिव। इसके अंदर भी इन सब के अंदर बातें उजागर होती रहती हैं। और फिर वर्कर्स की बात होने लगी, इससे जुड़ी हुई सब बातें आने लग गई। अफ्रीकन माइंस में कैसे अपार्थाइड मूवमेंट हुई थी, उससे इसको जोड़ा गया। बहुत सारे चैलेंजेस रहे थर्ड वेव के अंदर। हमने देखा कई लोग जो कंजर्वेटिव हैं उनको बैकलैश करने लगे कि हम औरतों को इतने राइट दे देंगे तो हमारा कल्चर की जो बॉन्डिंग है वो टूटने लगेगी। स्पेशली जो ओल्डर एज के लोग थे उन मर्दों ने इसकी ऑब्जेक्शन किया और यंग लोगों की बात ना सुनने की उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजी की ज़्यादा ही आप जो हैं अपने हकों को मान रही हैं। और फेमिनाजी कहा गया, यहाँ तक कि ये टर्म को कि फेमिनिस्ट करके आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा इसीलिए इसको हमने कहते पहले भी डिस्कस किया था कि पोस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक बन गए। और ख़ास तौर पे औरतें जो थी वो अंडर 35 जो थी उन्होंने इसको कहा कि नहीं, हम सेकंड फेमिनिज्म के अंदर नहीं उड़ रहे हैं। सॉर्ट ऑफ हैरी कैरी बाय द वे इसको विक्टिम बनाया जा रहा है कि हम नहीं औरतें खाली विक्टिम नहीं होती। इट्स नॉट लाइक पोस्ट फेमिनिस्ट एरा के ऊपर लेके गए और खाली एक लीगल प्रोटेक्शन ना दी जाए, जबकि लोगों की सोच बदलनी चाहिए, उसको बात करी गई। और बहुत जो 70s में 1970s में जो रैली निकाली गई थी उसका बारे में कहा गया। तो कई सारी बाउंड्रीज को टच किया गया। और फिर लेस्बियनिज्म के बारे में आया जो कि क्वीर के अंदर आता है। और इसमें ग्लोरिया स्टीनम का नाम आता है कि वो कैसे कहा गया है कि हैप्पीली मैरिड भी एक हो सकता है। उसको इस चीज़ के बारे में जैसे जोक बनाया जाता है, तो उसको कहा गया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप फेमिनिस्ट हैं तो आप जो हैं वो कभी किसी का साथ नहीं रह सकते। फेमिनिस्ट होने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। औरतों के राइट प्रोटेक्ट करने के बाद भी आप कंजर्वेटिव हो सकते हैं, फैमिली प्रोटेक्टिव हो सकती है आपकी। तो रेशनल तरीके से भी आप ज़िंदगी जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, आदमी औरत मिल के रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फेमिनिस्ट हैं तो इसका कोई नेगेटिव सेंस ही है, ये ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर एग्रेसिव हैं आप। तो ये था टोटल फेमिनिज्म। थैंक्स फॉर लिसनिंग।